नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे प्याज की उन्नत एवं सफल वैज्ञानिक खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी। किसान भाइयों, यदि आप प्याज की खेती से 70 से 75 दिन में उत्पादन लेना चाहते हैं तो आपको कांदी विधि से ही प्याज की खेती करनी चाहिए। रबी के सीजन में यदि आप प्याज की खेती कांदी विधि से करना चाहते हैं तो जनवरी फरवरी के महीने में आपको कांदियों की रोपाई कर देनी चाहिए। वहीं यदि आप बरसात के लिए लगाना चाहते हैं खरीफ सीजन के लिए तो अगस्त से सितंबर के महीने में आपको कांदियों को लगा देना चाहिए और लगभग 70 से 75 दिन में फसल तैयार हो जाती है आपकी, यदि आप कांदी विधियों से खेती करते हैं। इसके अलावा यदि हमारे किसान भाई प्याज की नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो नर्सरी तैयार करके भी आप प्याज की खेती बड़े आराम से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कांदी विधि से यदि आप खेती करते हैं तो आपको 1 एकड़ में 6 से 8 कुंटल कांदियों की आवश्यकता पड़ती है और 6 से 8 कुंटल कांदियों को तैयार करने के लिए आपको जो बीज की रिक्वायरमेंट है, बीज की ज़रूरत कितनी पड़ेगी, तो 1 एकड़ के लिए यदि आप कांदियाँ तैयार करते हैं तो 3 से 3.5 किलोग्राम बीजों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। और इस तरह से आप कांदी विधि से खेती करके कम दिनों में 70 से 75 दिनों में ही उत्पादन ले सकते हैं। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। इसके साथ साथ प्याज की फसल में कौन सी कीट एवं बीमारियां आती हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। प्याज में लगने वाले कीटों की बात करें तो जैसे थ्रिप्स है और पर्पल ब्लॉच ऑफ ऑनियन है, इसके अलावा एंथ्रेक्नोज है, माइट्स है और कहीं कहीं दीमक की समस्या देखने को मिलती है, डैम्पिंग ऑफ की समस्या देखने को मिलती है, सकिंग पेस्ट की समस्या देखने को मिलती है। तो इनके कंट्रोल के बारे में, इसके साथ बेसल डोज के बारे में, तो सबसे पहले प्याज में लगने वाले कीटों को कंट्रोल कैसे करना है, एनपीके की मात्रा कितनी देनी है, इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बेसल डोज के बारे में, तो किसी भी फसल की दशा और दिशा दोनों तय करती है बेसल डोज की मात्रा, इसलिए बेसल डोज की पूर्ति करना प्रारंभिक अवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो खेत की आप ठीक तरीके से सबसे पहले 1 से 2 बार जुताई करें, फिर आपको पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। और जब आप जुताई कर रहे हों उस समय यदि आपके पास गोबर की खाद है तो गोबर की खाद 2 ट्रॉली प्रति एकड़ की दर से मिला दीजिए और उत्तम जल निकास वाली मिट्टी का चुनाव करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर और कैल्शियम। प्याज की फसल के लिए इनकी जो पूर्ति है वो करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है मुख्य पोषक तत्वों के रूप में। इसके अलावा यदि आपकी प्याज की फसल में सल्फर की मात्रा दे देते हैं तो उससे आपको उत्पादन में 4 चांद लग जाएंगे। जानकारी हम प्रति एकड़ की दर से साझा करेंगे। आपको सबसे पहले DAP 1846 खाद लेना 50 किलोग्राम, SSP खाद सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलोग्राम और इसके साथ साथ आपको म्यूरेट ऑफ पोटास लेना है, आपको लाल कलर वाली 25 किलोग्राम लेना है किसान भाइयों। और इसके साथ साथ आपको यूरिया उर्वरक खाद लेना है मात्र 20 किलोग्राम और जिप्सम लेना है 25 किलोग्राम। जिप्सम देने से आपका क्या होगा कि सल्फर की जो पूर्ति है वो भी फसल को हो जाती है और मिट्टी का कहीं ना कहीं यदि pH मान 7, 7.5 से अधिक है तो उसको भी बैलेंस करने में मदद मिलती है। इसलिए प्रति एकड़ मात्र 25 किलोग्राम की दर से जिप्सम देना है। दीमक की कंट्रोल के लिए, वाइट ग्रब के कंट्रोल के लिए यदि आपके खेत में इनकी समस्या है तो उसके लिए या तो आप क्लोरपायरीफास ले सकते हैं या फिर आप रीजेंट दानेदार 3 किलोग्राम ले लीजिए किसान भाइयों। और इसके साथ साथ गोबर की खाद 1 से 2 ट्रॉली उपलब्ध है, यदि आपके पास है तो खेत में ठीक तरीके से भुरक दीजिए, मिला दीजिए। और ये हो गई बेसल डोज की मात्रा प्रति एकड़ की दर से ये आपको देना है। इसके बाद खेत की आप ठीक तरीके से जुताई कर लें, बेड तैयार करा लें और एक बेड पे आपको 2 लाइन में पौधरोपण करना चाहिए। बेड से बेड की दूरी 16 से 18 इंच रखनी चाहिए, एक बेड से दूसरे बेड की दूरी 16 से 18 इंच। वहीं यदि हम बात करें पौधे से पौधे की दूरी 4 इंच रखनी चाहिए, क्योंकि कंद के विकास के लिए इतनी दूरी पर्याप्त होती है। और एक बेड में आपको 2 लाइन में पौधरोपण करना चाहिए किसान भाइयों, जैसा आप वीडियो में देख रहे होंगे। यदि आप इस तरीके से पौधरोपण करते हैं तो विकास और वृद्धि अच्छी होती है कंद की और फसल आपकी एक समान दिखती है। बात करते हैं अगले टॉपिक की, वैरायटी के बारे में, उन्नत किस्मों के बारे में।
किसान भाइयों, प्याज की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए रबी सीजन के लिए आप पंचगंगा, एलोरा चाइना किंग और इसके अलावा एलोरा गुलाबी प्याज, प्रशांत फुरसुंगी, इन किस्मों का चुनाव आप कर सकते हैं। इनका बेहतर से बेहतरीन उत्पादन आपको मिलने वाला है, तो इन किस्मों को चुनाव करें। और इसके अलावा आपके क्षेत्र, जलवायु और मौसम में कौन सी किस्म सबसे अच्छा उत्पादन देती है उसको आपको ज़रूर चुनना चाहिए, क्योंकि हर एक किस्म अलग अलग रीजन, अलग अलग क्षेत्र के लिए विकसित की जाती है, तैयार की जाती है। रबी सीजन के लिए यदि आप प्याज की नर्सरी डालना चाहते हैं तो आपको 3 से 3.5 किलोग्राम प्रति एकड़ बीजों की ज़रूरत पड़ने वाली है। आपको नर्सरी तैयार करने के लिए रबी सीजन में अक्टूबर से नवंबर के मध्य बुआई कर देनी चाहिए बीजों की, और 40 से 45 दिन में आपकी नर्सरी तैयार हो जाती है, रोपा आपका तैयार हो जाता है किसान भाइयों ट्रांसप्लांटिंग के लिए। तो इस तरीके से आप बेड तैयार करा लीजिए। नर्सरी की बुआई यदि आप कर रहे हैं तो खेत को एकदम मिट्टी को भुरभुरी बना लीजिए, जुताई करके बेसल डोज दे दीजिए, जिप्सम, सल्फर और कैल्शियम की पूर्ति कर दीजिए। गोबर की खाद उपलब्ध है तो बेड में आप ठीक तरीके से मिला दीजिए। उसके बाद फिर बीजों की बुआई करिए। बात करते हैं इरिगेशन की, वाटर मैनेजमेंट की। तो यदि आप ड्रिप से खेती करते हैं तो 2 दिन के अंतराल पे 2 घंटे के लिए आप ड्रिप से चला दीजिए। वहीं यदि आप ओपन फील्ड में खेती करते हैं तो लगभग 10 से 12 दिनों के अंतराल पे आपको प्याज में पानी देना चाहिए और सिंचाई हल्की करिए, क्योंकि यदि आप हल्की सिंचाई करते हैं तो आपकी फसल जो न्यूट्रिएंट्स है उसको अपटेक करने में सफल होती है, सक्षम होती है। और इसके लिए आपको सिंचाई करते समय आपको यूरिया खाद देनी है और प्रॉपर मात्रा में फर्टिलाइज़र की पूर्ति करनी चाहिए किसान भाइयों। इसके बाद बात करते हैं प्याज में जो स्प्रे शेड्यूल है उसके बारे में। तो इसके पहले जानना ज़रूरी है कि कौन कौन सी बीमारियां आती हैं। तो प्याज की फसल में प्रमुख रूप से बीमारियों की बात करें तो पर्पल ब्लॉच ऑफ ऑनियन की समस्या आज देखने को मिलती है। ये प्याज की फसल की प्रमुख बीमारी है। यदि आपने इसको कंट्रोल कर लिया तो लगभग ना के बराबर आपको बीमारियों की समस्या देखने को मिलती है। इसलिए आपको बीमारियों की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। जलेबी रोग, थ्रिप्स, झुलसा और रूट रॉट, पर्पल ब्लॉच, कंद गलन और इसके अलावा पाउडरी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट, डैम्पिंग ऑफ, इन बीमारियों की समस्या प्याज की फसल में देखने को मिलती है। तो आइए जानते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए कौन सा स्प्रे शेड्यूल कब करना चाहिए। बात करते हैं फर्स्ट स्प्रे की। तो आपकी फसल रोपाई से ट्रांसप्लांटिंग से लगभग 20 से 25 दिन के आसपास की हो तब आपको खेत में सिंचाई कर लेना है। सिंचाई के बाद फिर 2 बजे के बाद आपको स्प्रे देना है फसल में। उससे क्या होगा कि आपकी फसल में यदि झटका लगता है तो रात में ठंडा मौसम होने की वजह से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, फसल कमज़ोर नहीं होती है। इसके लिए आपको सबसे पहले एंट्राकोल लेना है, 40 ग्राम इसकी मात्रा लेना है। और इसके साथ साथ एक और आपको लेना है दूसरा रैपिग्रो टॉनिक, फसल की वृद्धि एवं विकास के लिए, हरित लवक बढ़ाने के लिए, पत्तियों की मात्रा को ज़्यादा ग्रीन रखने के लिए 30 ml लेना है आपको। और इसके साथ साथ एक और लेना है रोगोर फंजीसाइड, 30 ml लेना है और 15 लीटर पानी में आपको ठीक तरीके से मिलाना है, घोलना है। और उसके बाद फिर दोपहर के बाद 2 बजे के बाद आपको स्प्रे कर देना है किसान भाइयों। और प्याज की पत्तियां चिकनी होती हैं, इसलिए आपको चिप को मिलाकर आपको स्प्रे करना चाहिए, जिससे आपकी जो दवाई है वो पत्तियों पर ठीक तरीके से चिपक जाए। सेकेंड स्प्रे की बात करें तो रोपाई से लगभग 40 से 45 दिन के आसपास की जब फसल होती है तब फंगस की समस्या देखने को मिलती है। तो इसके लिए आपको यूपीएल की लैंसर गोल्ड लेना है, 40 ग्राम इसकी मात्रा लगेगी और इसको लेना है। और इसके साथ साथ आपको रोको फंजीसाइड लेना है 40 ग्राम, सिलिकॉन पाउडर लेना है 50 ग्राम और 15 लीटर पानी में घोलकर ठीक तरीके से स्प्रे कर देना है। और स्प्रे आपको दोपहर 2 बजे के बाद ही करना चाहिए किसान भाइयों। यदि आप ये 2 स्प्रे कर देंगे तो काफ़ी हद तक आपकी फसल में कंट्रोल हो जाएगी। अब तीसरा जो स्प्रे है उस समय थ्रिप्स की समस्या प्याज की फसल में ज़्यादा देखने को मिलती है, पर्पल ब्लॉच की समस्या देखने को मिलती है। तो 65 से 70 दिन की जब फसल हो तब नेटिवो आपको लेना है 12 ग्राम। और इसको आपको यदि पौधे में थ्रिप्स की समस्या है तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है।
इसके साथ साथ एमिस्टर टॉप फंजीसाइड लेना है 20 ml और इसको भी आपको ठीक तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद फिर आपको प्याज की फसल में देना है। इसके अलावा यदि हम तीसरे की बात करें तो डाउ एग्रीसंस की डेलीगेट आती है या लार्गो आती है, इसको आपको 20 ml लेना है। घरडा की पुलिस आती है, उसकी 10 ग्राम मात्रा लेनी है। सिलिकॉन चिप को मिलाना है 5 ml और 15 लीटर पानी में घोलकर देना है। नेटिवो या फिर एमिस्टर टॉप, इनमें से कोई एक लेना है। डेलीगेट या लार्गो, इनमें से किसी एक को लेना है किसान भाइयों, और फिर स्प्रे कर दीजिए। प्याज का कंद का जो साइज है और चमक है उसको अच्छा बनाए रखने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, कंद का साइज बढ़ाने के लिए आपको एक काम करना है कि जब आपकी फसल रोपाई से ट्रांसप्लांटिंग से लगभग 65 दिन के आसपास की हो जाए तब आपको 200 लीटर पानी लेना है और सिंचाई के साथ आपको प्रयोग करना है। इसके लिए आपको पैक्लोब्यूट्राजोल लेना 23% SC वाली 80 ml और दूसरा गन्ने का गुड़ जितना पुराना से पुराना हो वो 2 किलोग्राम लेना है। और आपको इसके साथ साथ NPK 0050 लेना है 2 किलोग्राम और इनको आपको जो सिंचाई के साथ आपको देना है। आपको स्प्रे नहीं करना है, सिंचाई के साथ देना है। बेंचुरी की मदद से आप इनको दे सकते हैं। सॉइल एप्लीकेशन के माध्यम से देना है जिससे आपकी जो एनर्जी है वो पत्तियों में जो जा रही थी वो आपकी अब सीधे डायरेक्ट कंद में जाएगी और जो कंद का विकास है वो बहुत अच्छा होगा और कंद की जो चमक है वो बहुत अच्छी देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ एक काम और आप कर सकते हैं, बोरॉन B 20% वाली आप 500 ग्राम ले लीजिए और इससे आपकी जो प्याज की कंद की चमक है वो भी अच्छी बनी रहती है। 70 दिन के आसपास अब आपको क्या करना है, बोरॉन 15 लीटर पानी में 30 ग्राम लेना है। NPK 13045 100 ग्राम लेना है और फिर आपको पैक्लोब्यूट्राजोल, ये तीनों आपको सिंचाई के साथ देना है जिससे कंद की चमक अच्छी बनी रहती है। बात करते हैं फर्टिलाइज़र शेड्यूल के बारे में। तो फर्स्ट खाद 18 से 20 दिन के आसपास की जब आपकी फसल हो ट्रांसप्लांटिंग से, तब सल्फर 90% WDG फॉर्म वाली आती है, उसकी 3 किलोग्राम मात्रा। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किसी अच्छी कंपनी का 5 किलोग्राम जिसमें कॉपर, सल्फर, जिंक इनकी मात्रा हो, किसी अच्छी कंपनी का ले लीजिए 5 किलोग्राम इसको लेना है और आपको खेत में ठीक तरीके से देना है। इसके साथ साथ लेना है यूरिया खाद 30 किलोग्राम और प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करना है किसान भाइयों। सेकंड खाद जब फसल आपकी 40 से 50 दिन की हो जाए तो सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम, यूरिया खाद 45 किलोग्राम लेना है और फिर आपको प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए किसान भाइयों। अब इसके बाद एक काम और करना है आपको कि आपकी फसल में यदि पीलापन की समस्या है तो उसके लिए आप कैल्शियम नाइट्रेट मार्केट में आती है, उसको यदि आप फसल में दे देते हैं तो जो पीलापन की समस्या है वो आपकी फसल में कंट्रोल हो जाती है किसान भाइयों। और प्रॉपर मात्रा में सिंचाई करिए समय समय पर, इससे जो फसल को NPK की पूर्ति करिए और यदि आप सही समय पर सिंचाई करते हैं तो पीलापन की समस्या नहीं आती है क्योंकि पानी की कमी नहीं होती है फसल को और प्रॉपर फसल की ग्रोथ होती है। इसके साथ ट्राइकोडर्मा, जीवामृत, बीजामृत, बेस्ट डीकम्पोजर, गन्ने का गुड़, इनको आप सिंचाई के साथ दे दीजिए, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं उत्पादन की। तो 350 क्विंटल उत्पादन हमें 1 एकड़ से मिल जाता है यदि हम अच्छी तरीके से खेती करते हैं। और लाइफ साइकिल की बात करें यदि हम, तो पौधे से पौधे की दूरी हमने बताई थी 4 इंच और लाइन से लाइन की दूरी 18 से 20 इंच यदि आपने रखी है और सही तरीके से आपने खेती की है तो आपको लगभग नर्सरी तैयार होने में 40 से 45 दिन के आसपास का समय लग जाता है खरीफ के सीज़न में। और इसके बाद फिर लगभग 60 से 65 दिन टोटल समय की बात करें तो 120 दिन के आसपास लग जाता है टोटल समय फसल तैयार होने में किसान भाइयों। और इसके बाद 3.5 से 4 महीने में आपकी फसल एकदम रेडी रहती है। वहीं यदि आप कांदी विधि से खेती करते हैं तो कांदी विधि से खेती करने में आपकी जो फसल है वो लगभग 75 से 80 दिन में तैयार हो जाती है, आपको मार्केट में बेचने लायक हो जाती है किसान भाइयों। तो कांदी विधि से आप खेती कर सकते हैं। वैसे कांदी विधि से खेती बरसात के सीज़न में किसान भाई ज़्यादा करते हैं
किंतु आप रबी के सीजन में भी कर सकते हैं। कांदी विधि के ऊपर हमने बरसात के लिए एक वीडियो बनाया हुआ है जो हमारे चैनल में आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आपको प्रॉपर मात्रा में खादों की पूर्ति करना है और सही समय पर स्प्रे शेड्यूल अपनाना है। और खरपतवार की समस्या है तो आप डेकल ले सकते हैं, इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। बाकी आपको निराई गुड़ाई करके ही खरपतवारों को कंट्रोल करना चाहिए किसान भाइयों। आज के वीडियो के माध्यम से हमने प्याज की खेती की संपूर्ण जानकारी लगभग शेयर की है। हमने अपना पूरा एफर्ट लगाया है, अब बारी है आपके एफर्ट की। तो आप भी किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने ही वाली वीडियो आपको मिलती रहें। इसी के साथ सभी किसान भाइयों को जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री राम।